नमस्कार, 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर पर रुख करते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग पहले ही सवालों के घेरे में रहा है और बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में विभाग का हाल और भी बेहाल हो गया है। स्थिति तो यह है कि अस्पताल में न सिर्फ डॉक्टर की कमी है बल्कि मरीजों के साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है। ये वीडियो जो है उसकी सत्यता पे थोड़ा सा संदेह नजर आता है। हरिद्वार जिला महिला अस्पताल के सीएमओ की दलीलें सिर्फ दलीलें नहीं हैं, बल्कि इसे बेशर्मी भी कहा जाए तो कम है। साहब बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सच तो यह है कि प्रसूता से अमानवीय व्यवहार किया गया। सच तो यह है कि एक महिला घंटों तक बेड नहीं मिलने से अस्पताल में तड़पती रही और अस्पताल की नर्स पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिस पर सीएमओ साहब अब दलीलें दिए जा रही हैं। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता पे थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सक्षम है इसके लिए। हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद प्रसूता ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा, यहाँ डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि 13 मरीज है, सफाई तो कर। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहुने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब हम मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यही हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेबर बेड जो होती है ना कि उस पे लिटा दो। और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये 2 जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि नाम डॉक्टर? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ, 1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी सकुशल है दोनों? हाँ, अभी दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। ऐसी तो लापरवाही होती है, फिर बच्चा जच्चा को जान का खतरा आता है ना। अगर मान लो बच्चा घुट जाता अंदर, नहीं लेते हो तो कौन जिम्मेवारी लेता उसका? तो जमीन पे ही, बेड पे इस तरीके से हालात में हाँ डिलीवरी हुई है? हाँ। क्या मांग लेके गए? क्या मांग करना चाहिए आज के बाद? देखो, कोई भी आए तो उनको अच्छे से करे ट्रीटमेंट। कोई भी दुख में आता है, कोई खुशी से नहीं आता हॉस्पिटल में। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला जमीन पर बैठी दर्द से चीख रही है और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से मुख दर्शक बना खड़ा है। परिजनों और आशा वर्कर ने आरोप लगाया है कि न डॉक्टर ने हाथ लगाया, न नर्स और न ही कंपाउंडर ने। यही नहीं, जब आशा वर्कर ने वीडियो बनाना शुरू किया तो स्टाफ ने उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और लोग इसे सरकारी अस्पताल की अमानवीयता की सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं। मैंने नहीं देखा, आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी तो मेरे पता चला जी। तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गई। इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर, तो बिस्तरे पर हुआ। अच्छा। हाँ, लड़का। ओकरा बाद से हम जाके 2-3 गो सुनाया। कौन था उस वक्त यहाँ पे? कहीं नहीं, वो छोटी थी, डॉक्टर नहीं। आशा थी कोई? नहीं, आशा तो बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो रात भर हम लोग के सामने साथे रही। आशा ने साथ दिया? हाँ, बहुत साथ दिया हम लोग के। जिला महिला अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है और अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब सीएमओ आर.के. सिंह ने मामले को आशा वर्कर की साजिश बता दिया है। सफाई में सीएमओ साहब कह रहे हैं कि महिला को रात में एडमिट किया गया था, डिलीवरी भी अस्पताल में हुई। पूरे प्रकरण की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं हरिद्वार से, जहां से
खबर सामने आई है और डॉक्टरों के अमानवीय व्यवहार की खबर सामने आई है। एक प्रसूता को फर्श पर ही डिलीवरी करनी पड़ी, जिसके चलते कई सारे सवाल अब अस्पताल पर उठ रहे हैं, अस्पताल के स्टाफ पर उठ रहे हैं। महिला अस्पताल में प्रसूता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, फर्श पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का डॉक्टर पर गंभीर आरोप है। इसी के साथ साथ डॉक्टरों ने डिलीवरी करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके चलते महिला को फर्श पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां अस्पताल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? कार्रवाई की गई है या फिर ऐसे ही टाल मटोल की जा रही है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई, ये बीते 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है और उसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिस तरीके से जो महिला थी उसके पति ने ही ये वीडियो बनाया कि जब कोई भर्ती नहीं कर रहा है तो हम क्या करें, हम यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि इसमें जो महिला के जो वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के पीछे हॉस्पिटल के कर्मचारी भी खड़े हैं जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। महिला गर्भवती महिला को इस तरीके से छोड़ना काफी गलत और अमानवीय चेहरा हॉस्पिटल प्रशासन का देखने को मिला। उसके बाद जिस तरीके से मामला सामने आया, वीडियो वायरल होने के बाद जब सीएमओ से बातचीत की गई तो सीएमओ द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, हो सकता है कि आशा के द्वारा इस तरीके से भड़का करके करवा दिया गया हो। लेकिन अभी सारी जांच, जो सारा फैसला जुटा हुआ है वो सब एक जांच पर जुटा हुआ है, जो कि सीएमओ आर.के. सिंह ने वहाँ के मुख्य सचिव जो अस्पताल के हैं उनके द्वारा एक टीम का गठन कर दिया गया है और साफ तौर से बता दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसमें जांच करके कार्रवाई करें। लेकिन यह सबसे बड़ा इसमें एक मामला और सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जिस महिला के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, पीड़ित लोग, वो महिला अगले ही दिन, जिस रात ये घटनाक्रम हुआ उसके अगले दिन सुबह सुबह ही हॉस्पिटल में रिजाइन मार करके चली गई है। अब देखना होगा कि टीम गठन होने के बाद जांच प्रक्रिया में क्या सामने आता है। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो अस्पताल के स्टाफ हैं वो खड़े हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होता है तो उसकी मदद के लिए हर कोई आगे आता है। तो ऐसे में जो स्टाफ है उन्हें क्या कुछ बयान दिया है? कुछ आपकी बातचीत उनसे हो पाई है? क्या कुछ वो कारण बता रहे हैं कि महिला को एडमिट नहीं किया गया, उसे अस्पताल में सुविधा नहीं दी गई, उसे फर्श पर ऐसे बच्चे को जन्म देना पड़ा? कोई उनकी तरफ से बयान आया है? जी प्रिया, अस्पताल के जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएमओ आर.के. सिंह ने बताया कि महिला 9:30 बजे हॉस्पिटल में आई थी और 9:30 बजे के कुछ समय बाद ही उनको एडमिट कर लिया गया था, जिसके बाद 1:30 बजे के आसपास जो है हॉस्पिटल के जो ये सीएमओ आर.के. सिंह द्वारा बताया गया है कि जो महिला के जो बच्चे का जन्म दिया गया है वो लेबर रूम में ही दिया गया है, जिस तरीके से 1:30 बजे का समय बताया गया। लेकिन जो महिला के पति हैं उनके साफ तौर से कहना था कि मेरी जो पत्नी है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से पत्नी को सड़क पे वो फर्श पर लेटने की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद इस तरीके से देखा गया। लेकिन अभी तक हॉस्पिटल के कर्मचारियों का कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जिस महिला पर ये लोग, जिस अस्पताल कर्मचारी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो अस्पताल छोड़कर जा चुकी है। अब देखना होगा कि आगे टीम गठन के बाद क्या होती है, क्या। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से एक डॉक्टर का नाम सामने आया है, सनोली नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ उस महिला के ऊपर पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं कि उसने ऐसे पहले भी किसी मरीज के साथ ऐसे व्यवहार किया है? जो रिजाइन करके गई है, आप बता रहे हैं कि वो रिजाइन देकर चली जा चुकी है, तो ऐसे में उसके ऊपर पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं? जी प्रिया, पहले ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले भी जो है उन्होंने अपना रिजाइन लेटर लिखा था, लेकिन अस्पताल ने उसको उस वक्त स्वीकार नहीं करा था, जिस वजह से वो दोबारा लिख करके चली गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ी गलती नजर आ रही है उस महिला की भी कि जिस रात ये घटनाक्रम हुआ उसी महिला पर आरोप लगे और अगले ही दिन वो सुबह सुबह छोड़ करके अस्पताल को चली गई और संविदा पे वो नौकरी करती थी। वो जाने के बाद अब देखना हो, अब जो आर.के. जी बिल्कुल प्रवेश, देखना होगा कि क्या कुछ अब टीम का गठन किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अब दूसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। चमोली की औली में ओपन आइस स्केटिंग रिंग को चालू करने की कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। पर्यटन सचिव के निर्देश पर बदहाल पड़े औली रिंग का जायजा लेने टेक्निकल टीम पहुंची। जल्द ही टीम एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी। चमोली के औली में दशकों से अधूरे लंबित पड़े औली ओपन आइस स्केटिंग रिंग पर अब जाकर सरकार ने सकारात्मक संज्ञान लिया है।
पर्यटन सचिव के निर्देश पर औली में बदहाल पड़े औली ओपन आइस स्केटिंग रिंग का जायजा लेने तकनीकी एक्सपर्ट की टीम पहुंची। चीड़ देवदार के घने जंगलों के मध्य एशिया की बेहद खूबसूरत लोकेशन में इस ओपन आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था, ताकि सूबे के नौनिहालों को स्कीइंग के साथ साथ आइस स्केटिंग स्पोर्ट्स का भी लाभ मिले। वर्ष 2019 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस ओपन आइस स्केटिंग रिंग का उद्घाटन किया था और उसके बाद से आज तक ये आइस स्केटिंग रिंग सिर्फ फाइलों में ही बर्फ जमाता रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ जनपद चमोली का, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। और ये कार्यक्रम की आवश्यकता जो थी वो ये थी कि चमोली जनपद में जितने भी हमारे आइस स्केटिंग के जो युवा है या जो काम कर रहे हैं, इस बात को जाने कि मतलब हम जो आज यहाँ आए हैं और सरकार की जो टीम थी या जो टेक्निकल टीम थी वो यहाँ जिस मकसद से आई थी उस मकसद के लिए एक रिपोर्ट जो है तैयार की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो आइस स्केटिंग रिंग यहाँ बंद पड़ा है उसको दोबारा से चलाया जाए और यहाँ के युवाओं को उसका लाभ मिले। करीब 4.5 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च होने के बाद भी इस रिंग में आज तक बर्फ की 1 इंच परत नहीं जमी। स्थानीय स्टेक होल्डरों और आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ चमोली ने इस बात पर स्टेट एसोसिएशन ऑफ आइस स्केटिंग के अध्यक्ष से मिलकर इस रिंग की दशा और दिशा को सुधारने के लिए सीएम धामी और पर्यटन मंत्री से वार्ता करने की पहल की, जो अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द औली की इस बदहाल पड़ी ओपन आइस स्केटिंग रिंग के दिन बहुरेंगे। स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रतिनिधि विवेक पवार ने बताया कि औली ओपन आइस स्केटिंग रिंग को लेकर शासन स्तर से संजीदगी दिखाई दे रही है। जो आइस स्केटिंग की जो एसोसिएशन उत्तराखंड की है वो विगत कई वर्षों से जो है कार्य कर रही है और उसमें आज तक जो है नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो उनकी संख्या 55 से ज़्यादा हो गई और उसमें मेडल, गोल्ड मेडल से लेके और सिल्वर मेडल लेके सभी मेडल्स जो हैं तो उन्होंने जो नाम जो है कमाया है और जो नाम उन्होंने उत्तराखंड स्टेट का किया है उसको देखते हुए ये कोशिश की जाएगी कि हमारे और भी जितने भी जनपद हैं उत्तराखंड के, खासकर हिमालयी जनपद में हम इस खेल को और तेजी से आगे बढ़ाएं और जगह जगह जो है ओपन आइस स्केटिंग को हम प्रमोट करें। जैसे मुंशियारी में अभी हमने पिछले साल बनाया एक रिंग आइस स्केटिंग का, में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल विंटर में उसमें कोई एक्टिविटी हो जाए। औली में इस रिंग के स्थलीय निरीक्षण सहित वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेष टीम भेजी गई, जिसमें पर्यटन विभाग, GMVN प्रशासन, ITBP सहित आइस स्केटिंग रिंग एक्सपर्ट और स्टेट एसोसिएशन के तकनीकी अधिकारी शामिल रहे। इस टीम ने औली पहुंचकर ओपन आइस स्केटिंग रिंग का निरीक्षण किया और वर्तमान स्थिति के साथ साथ जो खामियां अभी नजर आई हैं, जो कार्य इस रिंग में अधूरे पड़े हैं, उनकी भी जानकारी तकनीकी एक्सपर्ट से ली गई। इस टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल आइस स्केटिंग रिंग के स्थलीय निरीक्षण के बाद से एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आ रही है। जो टीम यहाँ आई है एक्सपर्ट्स की, तो उसमें ये तय हुआ है कि विंटर में इस स्केटिंग रिंग को भी, औली के स्केटिंग रिंग जो बहुत दिनों से बना पड़ा है और बंद है, वो जो है उसको बर्फ बनाई जाए, बर्फ जमाई जाए और स्केटिंग की गतिविधियाँ यहाँ शुरू हो जाए। हमने ये कहा है कि जैसे ये बनता है तो उसमें एक हम स्टेट लेवल की चैंपियनशिप यहाँ जरूर कराना चाहेंगे, ताकि वो खेल जो बहुत दिनों से बैक में है, बहुत पिछड़ा हुआ है, वो आ जाए। मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा टूरिज्म मिनिस्टर का, सतपाल महाराज जी, टूरिज्म सेक्रेटरी हमारे गर्ब्याल साहब का, जिन्होंने इनिशिएट किया। अभी पिछले साल में आया था, मैंने एक फोटोग्राफ लिया शिलान्यास का, उसका उद्घाटन का, जो शिलान्यास पट्ट लगा है, मैं वो फोटो उनको दिखाया। मैंने कहा ये पट्ट तो लगा है लेकिन स्केटिंग रिंग कहीं दिख नहीं रहा है, रिंग है लेकिन आइस नहीं जमी है, फाइनल नहीं हो पाया, कमियां हैं, इसको दूर करना चाहिए। उन्होंने इसको स्वीकार किया और एकदम से देखिए एक टीम यहाँ पर आ गई और उस टीम ने अपने जो सजेशन देने हैं, जो रिपोर्ट जाएगी, उसके अनुसार ये रिंग तैयार होगा। पर्यटन सचिव के निर्देश पर हुए स्थलीय निरीक्षण के दौरान आइस स्केटिंग रिंग की मरम्मत के साथ ग्राउंड लेवलिंग,
रिंग की 4 दीवारी और मुख्य गेट का निर्माण, रिंग के तकनीकी स्टाफ और फुल टाइम चौकीदार के लिए आवासीय कक्ष, रेस्टोरेंट और क्लब हाउस की मरम्मत, जलापूर्ति कार्य, उपकरणों की रखरखाव व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और कनेक्शन सहित अप्रोच रोड के निर्माण का प्रस्ताव भी टीम के सामने रखा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से काफी टाइम से ये आइस स्केटिंग रिंग चालू नहीं था, अब इस पर काम किया जा रहा है, कवायद शुरू की गई है, क्या कुछ टीम ने देखा और क्या कुछ खामियां इसमें दिखने को मिली है? देखिए, जो ये आइस स्केटिंग ओपन आइस स्केटिंग रिंग है, ये सतपाल महाराज जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 2019 में बाकायदा इसका जो ओपनिंग सेरेमनी भी जो है जोशीमठ में हो चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस आइस स्केटिंग का रिंग का ये था कि उसके बाद भी केवल ये कागजों में ही जो है ये रिंग जो है सक्रिय था। इसके बाद जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन चमोली और उत्तराखंड की पहल पर ही आज जो है ये जो पर्यटन सचिव उत्तराखंड के निर्देश जब मिले तो उसके बाद ये टीम यहाँ पे पहुंची है। इस टीम में पर्यटन विभाग से लेकर के ITBP और उत्तराखंड इसकी एसोसिएशन से लेकर तमाम वो टेक्निकल अधिकारी और जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे जो कल यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे पूरा रिंग का मुआयना लिया और उसके बाद जिस तरह की खामियां उन्होंने यहाँ पे नोट की और अगले साल जो है यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप को कराने से पहले किन किन पहलुओं को यहाँ पे देखा गया और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे दुरुस्त करनी है, वो सारे टेक्निकल कमेटी ने अपने जांच रिपोर्ट में रखी है और ये रिपोर्ट जो है सीधे पर्यटन सचिव को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही इस रिंग में क्या कुछ नया और करना है वो जो है यहाँ पे सामने दिखेगा। फिलहाल जो है एक उम्मीद की किरण जो लंबे 5 से 6 सालों के बाद यहाँ पे। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपसे जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ शिव पैन्यूली जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के। सबसे पहले तो शिव पैन्यूली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24x7 में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये निरीक्षण किया गया टीम के द्वारा और 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था, आगे क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ इसमें खामियां मिली है जिन पर काम किया जाएगा? बेसिकली ये देखिए कि जो मेन जरूरत है वो जरूरत है कि किसी भी तरह उसमें जो बना हुआ है जिसमें इतना खर्चा कर लिया गया है उसमें जो बर्फ है वो जमनी चाहिए जी। और जो जमने की जो प्रक्रिया है वो बहुत साधारण प्रक्रिया है, उसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। जो ग्राउंड होता है उसको आप जो है लेवल करते हैं और लेवल के बाद जो है उसमें एक लेयर जो है उसकी बिछाई जाती है आइस की और धीरे धीरे उस लेयर को जो है डबल ट्रिपल और चौगुना किया जाता है जी। तो कहने का कुल ये होता है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी को मॉडिफाइड करने की कहीं जरूरत नहीं होती, केवल जो है उसको प्रिजर्व करना है और प्रिजर्व वो सिर्फ विंटर में ही हो सकता है और विंटर जो है अब लगभग आने ही वाले हैं। तो ये प्रोसेस हुआ है कि उसमें एक शीट प्लास्टिक शीट बिछाई जाए और उसके ऊपर पानी को डाला जाए। पानी आने की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था अभी तक जो थी वो कहीं बीच में कहीं गड़बड़ा गई थी, तो उसको भी देखा गया है कि कहाँ से पाइप टूटे हैं कहाँ से नहीं टूटे हैं वो बनाए जाएं और पानी को जमा करने के लिए कुछ टैंक जो है पानी के टैंक वहाँ व्यवस्था की जाए और वो ही पानी जो है स्प्रे किया जाएगा जी। शीट के ऊपर, या तो शीट या फिर उसमें 2 अल्टरनेट थे कि एक तो जो टाइल्स लगती हैं जी ग्राउंड के ऊपर, कई बार टाइल्स आपने देखा होगा रोलर स्केटिंग करते हैं बच्चे जी बिल्कुल, तो वो एक पत्थर होता है जो क्या कहते हैं या ग्रीन पत्थर जी, वो लगा के उसके ऊपर जो है फिर बर्फ उसमें भी उसी तरह से जमाई जा सकती है जी। पैन्यूली जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात रखी अपनी। और इसी के साथ संजय कुंवर जी, आप भी हमारे साथ जुड़े थे, धन्यवाद साझा करने के लिए जानकारी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे तीसरी बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में 15 साल से बदहाल पड़े अब्दुल कलाम पार्क के अब भाग खुल गए हैं। HNN ने प्रमुखता से खबर चलाने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने पार्क की ओर ध्यान दिया
और शासन को डीपीआर भेजी है, जिसके बाद सरकार ने उसे स्वीकृत कर लिया है। वहीं अब नवंबर तक पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर ने बताया कि पार्क को प्रगति पार्क बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार को 65 लाख की डीपीआर भी बनाकर भेज दी गई है, जो स्वीकृत हो गई है। स्वीकृत रुपए में से 39 लाख रुपए नगर पालिका को खाते में आ भी चुके हैं। अब जल्द ही पार्क का सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पार्क के शुद्धिकरण को लेकर आसपास की जनता को काफी राहत मिलती है। जो स्वीकृत हो गई है उसमें उसके सापेक्ष से लगभग 39 लाख रुपए नगर पालिका खाते में आ गया। जल्दी उसको काम शुरू कर नगर पालिका पार्क बनाने की सौंदर्यीकरण की तैयारी करेगी। उसमें सौंदर्यीकरण में उसकी बाउंड्री वॉल गेट बनेगा, वो सब शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही बनेगा। पालिकाओं में जयंती पार्क बनाया जा रहा है, ये 9 नवंबर तक बना के तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड जयंती के दिन इसका उद्घाटन होगा। जसपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 65 लाख रुपए की स्वीकृति पालिका की ओर से की गई थी, जिसमें से 39 लाख रुपए पालिका के पास आ चुके हैं। अब्दुल कलाम पार्क का अब सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद इस पर असर देखने को मिला है। जहां पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, 65 लाख रुपए के लिए सरकार से स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें से आधा पैसा नगर पालिका के पास भी आ चुका है, जिससे अब काम किया जाएगा, पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे कि लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। नवंबर तक पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पार्क की तस्वीरें हैं, जो काफी समय से पार्क बदहाल हालत में था। एचएनएन ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने पार्क की ओर ध्यान दिया और शासन को इसके लिए डीपीआर भेजी, जिसके बाद सरकार ने भी उसे स्वीकृत किया और 65 लाख रुपए देने की ऐलान किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, जिस तरीके से पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आ चुका है, अब क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं काम के लिए? सौंदर्यीकरण नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसे बयान सामने आए हैं, क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको अब्दुल कलाम पार्क लगभग 15 साल से बदहाल के आंसू रो रहा था। आम जनता का कहना था कि पार्क जो है वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है। वहीं एचएनएन न्यूज 24x7 की प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद में प्रशासन और नगर पालिका होश में आई है। जो सोई हुई थी वो होश में आई है और आने के बाद में 65 लाख रुपए शासन को भेजे गए थे, जिसमें 39 लाख रुपए नगर पालिका के खाते में आ चुके हैं। वहीं बात करें, जसपुर अधिकारी से बात हुई है। बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बात करें हम आम जनता की, तो जनता काफी खुश नजर आ रही है इस चीज को लेके। बच्चों और बुजुर्गों में एक उत्साह देखने को मिला है। 15 साल के बाद जसपुर अब्दुल कलाम पार्क की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल वसीम, देखना होगा कब तक काम किया जाता है और किस तरीके से जो पार्क है वो आकार लेता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एचएनएन 24x7। नमस्कार।